फिजिक्स का अगला नया वीडियो स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है धारा नियम और दूसरा नियम होता है धारा नियम या संधि का नियम। दूसरा नियम होता है लूप का नियम या बोल्टता नियम। बोल्टता नियम। अब धारा नियम में क्या होता है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे हमारी है I1 धारा संध पे की ओर जा रही है, I2 भी संध की ओर जा रही है और I3 मान लीजिए संध से दूर जा रही है। तो इस तरह से ये क्या होगा, तो किसी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर वो पर हम बात करें, मान लीजिए संधि O पर हो रही है तो O पर हमारा क्या होगा, O पर धाराओं का योग। अब इसकी दूसरी परिभाषा ये भी होती है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं, संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। इसलिए संधि की ओर I1 आ रहा है इसलिए पॉजिटिव होगी, I2 आ रही है ये भी पॉजिटिव होगी और I3 धारा संधि से दूर जा रही है इसलिए ये निगेटिव होगी, बराबर ये 0 के हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग धनात्मक होता है तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग ऋणात्मक होता है। और ये पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। फिर दूसरा नियम हमारा है किरचॉफ का बोल्टता नियम या लूप नियम। अब इसमें किसी बंद पास, जैसे हमारा एक सर्किट है सपोज करिए, इसमें हमारा कोई सेल लगा हुआ है। पहला सेल है E1, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर अगला सेल हमारा ये सपोज करिए E2 हो गया, यहाँ पर भी हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। ये मान लीजिए R1 है, ये हमारा रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। ये रेजिस्टेंस सपोज करिए R3 है। ये 3 रेजिस्टेंस हमने लगा दिए। अब देखिए सेल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की दिशा में धारा देता है, इसलिए धारा इसमें इधर से निकलेगी। इसका पॉजिटिव सिरा इधर है तो इसमें भी धारा इधर से निकलेगी। मान लिए E1 सेल में I1 धारा निकल रही है, E2 सेल से मान लिए I2 धारा निकल रही है, तो ये I2 धारा हो गई। अब देखिए पहला जो लूप होता है तो इसमें हम लूप बनाते हैं, तो ये पहला लूप हो जाएगा। और लूप जो बनाते हैं वो धारा की दिशा में बनाते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या होगा, पहला नियम है कि किसी बंद पास में धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारा पास दूसरा हो जाएगा, ये पास नंबर 2 हो जाएगा। तो पहले बंद पास 1 में, पहले बंद पास 1 में किरचॉफ के प्रथम नियम से, अब किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या होगा, देखिए जो धारा इसमें आ रही है वो तो I1 धारा जा रही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी I1 जाएगी, इसमें धारा I2 जाएगी, इसमें जो धारा जाएगी दोनों धाराएं मिल करके इसमें I1 प्लस I2 जाएगी। तो पहले में I1 धारा जा रही है और I2 धारा नहीं जा रही, तो इसमें I1 धारा जा रही है तो ये हो जाएगा I1 R1 I2। इसके विपरीत दिशा में धारा, देखिए हमारा लूप इधर को है और धारा हमारी इधर को निकल रही है इसलिए I2 हमारा निगेटिव होगा। तो I2 R2 निगेटिव होगा, प्लस ये हमारा धारा की दिशा में है इसलिए हमारा जो R3 रेजिस्टेंस होगा उसमें जाने वाली धारा पॉजिटिव होगी। इसमें जाने वाली धारा हमारी है I1 प्लस I2 टाइम्स R3 बराबर पास में लगे विद्युत वाहक बल। देखिए अब हमारा पहला जो सेल है E1 वो धारा की दिशा में है और दूसरा जो है वो धारा की विपरीत दिशा में है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये दूसरा नियम बन जाएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम कि किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे हुए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है और ये किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अब इसमें का क्वेश्चन है अथवा एक ही पदार्थ के बने, अब इसका क्वेश्चन है एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार A तथा B लिए जाते हैं। तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है। यदि तार A का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार A के प्रतिरोध की गणना कीजिए। कुछ मिस्टेक है सवाल में। A तथा B के व्यास हैं, A का प्रतिरोध ये दिया हुआ है
तो यहाँ पर ये ए नहीं बी होना चाहिए, बी, फिर दोनों ए हो जाएंगे। तो ये तो प्रतिरोध दिया है 24 ओम, तो तार बी के प्रतिरोध की गणना यहाँ पर बी होना चाहिए। मिस्टेक है क्वेश्चन में, चलो इसको ये बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के ए तथा बी दो चालक हैं, दो हैं, ए व बी लिए जाते हैं। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। देखिए, जब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो जो परिवर्तन होने वाली यूनिट हैं उन यूनिटों में कैसा परिवर्तन होता है। तो अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो हमेशा रेजिस्टेंस लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता। अगर ये यूनिट हमें याद रहें तो हम डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हैं। तो अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो रेजिस्टेंस लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो क्षेत्रफल वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो त्रिज्या में जो परिवर्तन होता है वो त्रिज्या के फोर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर व्यास में परिवर्तन हो रहा है तो वो व्यास के भी चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चार परिवर्तन हमारे क्वेश्चन हमारे सवाल में होते हैं। अब इसमें सवाल में हमारे है कि व्यास में परिवर्तन हो रहा है, व्यास तार के व्यास का आधा है। अब देखें तो ये हमारे परिवर्तन है। अब प्रश्नानुसार कहता है, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार हैं, आर ए व आर बी लिए जाते हैं। तार ए व तार बी के व्यास का आधा है ए का प्रतिरोध। तो हमारा हो जाएगा ए का प्रतिरोध बटे बी का प्रतिरोध। अब हमारा व्यास में परिवर्तन है तो व्यास व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए व्यास में जो परिवर्तन है तो वो बी का व्यास ऊपर हो जाएगा और ए का व्यास नीचे हो जाएगा और ये फोर्थ घात के समानुपाती होगा। अब इनके मान रख देते हैं। अब देखिए हमारा मान क्या दिया हुआ है, ए का प्रतिरोध 24 ओम है तो आर ए बराबर हमारा हो जाएगा 24, आर बी हमको ज्ञात करना है बराबर। फिर आगे कहता है तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है, ए का बी के व्यास का आधा है। इसका मतलब हमारा डी बी, तो डी बी रहेगा और जो डी ए है वो डी बी के का आधा है, डी बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से हम बाई 2 कर देते हैं 4 घात के। अब देखिए डी बी से डी बी हमारा कट जाएगा तो ये 2 उठ करके ऊपर चला जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 की पावर 4 हो जाएगा तो 2 की पावर 4 माने 16 हो गया, 16 और ये बटे 1 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे गुणा करा देते हैं तो हमारा आर बी बराबर हो जाता है, आर बी बराबर 24 × 1, 24 ऊपर हो जाएगा और 16 नीचे हो जाएगा। 8 से काट देते हैं, 8 दून 16, 8 3 24, ये हो गया 3/2 बराबर 1.5। इस तरह से हमारे बी का जो प्रतिरोध होगा वो 1.5 ओम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है। तो इसमें दो बातें पूछी गई हैं, आपतन कोण भी पूछा गया है और आपतन विचलन कोण का मान भी पूछा गया है। अब देखिए ये हमारा अपवर्तनांक दिया हुआ है, पदार्थ का अपवर्तनांक हमारा दिया हुआ है 1.732। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में जो प्रिज्म कोण होगा वो हमारा 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर होने से उसके तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए जो प्रिज्म कोण होगा वो 60 अंश हो जाएगा। अब हमारा जो फार्मूला होता है अल्पतम विचलन के लिए, n बराबर होता है sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान sin a बाई 2। हम मान रख देते हैं तो ये मान हमारा है n का मान 1.732 बराबर साइन ये हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m हमको ज्ञात करना है बाई 2 बटे साइन
ए हमारा 60 अंश दिया है, तो ये हो जाएगा 60/2, तो 60/2 ये 30 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इस तरह ये हमारा हो जाएगा, ये हम इसको आगे लिख देते हैं तो हमारा हो जाएगा, पक्षांतित कर लेंगे तो साइन 60 प्लस डेल्टा m/2 बराबर हमारा हो जाएगा 1.732 हो जाएगा। और साइन गुणे साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। 2 को हम काट देते हैं, 2 × 2 दशमलव लग गया, 2 × 8 = 16, फिर 13 हो गए, 2 × 6 = 12, 1 फिर 2 × 6 = 12। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 0.866। साइन को पक्षांतित कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m/2 बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.866। ये मान हमारा लॉग टेबल के अनुसार 60 अंश होता है, ये हमारा 60 अंश मान होता है। तो ये हो जाएगा 60, तो इधर 60 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m/2 बराबर 60 के। तो ये हमारा हो जाएगा, 2 से इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m बराबर 60, 60 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा m बराबर ये हो जाएगा 120, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 60। इस तरह से हमारा अल्पतम विचलन 60 अंश हो जाएगा। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा, अल्पतम विचलन पूछ रहा है, ये अल्पतम विचलन कितना होगा। फिर दूसरा इसमें पूछ रहा है इस विचलन के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा। इसके लिए दूसरा फार्मूला हमारा होता है, अल्पतम विचलन बराबर होता है डेल्टा m बराबर होता है 2i माइनस a, डेल्टा m बराबर 2i माइनस a। अब हमने डेल्टा m का मान निकाल लिया है 60 अंश, तो ये 60 हो जाएगा। 2i हमको ज्ञात करना है, प्रिज्म कोण हमारा 60 अंश दिया है, ये इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा 2i। अब ये 60 को पक्षांतित करेंगे तो 60 प्लस 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 अंश। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 60 अंश बचेगा। इस तरह से हमारा आपतन कोण भी 60 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से आपतन कोण भी हमारा 60 अंश होगा और हमारा अल्पतम विचलन कोण भी 60 अंश होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष में परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। मुख्य अक्ष में एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो देखिए इसमें v हमको ज्ञात करना है, v का मान हमको निकालना है। दिया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अपसारी लेंस, अपसारी लेंस हमारा होता है अवतल लेंस, तो ये है अपसारी लेंस अवतल, इसको हमने मान लिया जैसे f1, तो ये हमारा दिया 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा दिया 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस, ये हमारा उत्तल लेंस होता है, तो ये हमने इसको f2 मान लिया, ये हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। अब इन दोनों लेंसों की हम संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब इनकी जो संयुक्त फोकस दूरी होगी वो 1/f बराबर होगी 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर होगी। जो हमारा अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है और जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए इस मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/20 प्लस 1/30, 3 दूनी 6, इसका LCM हो जाएगा 600। 30 को 600 से भाग करेंगे और 20 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा प्लस 20 से 600 को भाग करेंगे तो 20 से भाग करेंगे 20 से भागेंगे 30 आएगा, 30 से भाग करेंगे तो 20 आएगा। कुल मिला के बचेगा -30 से 20 निकल गया तो ये बचेगा 10/600, तो 1/f बराबर होगा 10/600, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1/60 डिग्री। इस तरह से हमारी फोकस दूरी आ जाएगी। फोकस दूरी f बराबर हमारी हो जाएगी -60 डिग्री, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमारी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर
अब कहता है कि कितनी दूरी पे रखा, मुख्य अक्ष में एक वस्तु को कितनी दूरी पे रखा जाए, कितनी दूरी पे रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब अनंत पे बने, अर्थात v जो है अनंत पे बने, उसके लिए हमें u की गणना करनी है। प्रतिबिंब हमारा अनंत पे बने तो उसके लिए कितनी दूरी पे रखा जाए, v कितना होगा। अब लेंस के सूत्र से आपने पढ़ा होगा 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अब 1/f हमारा 60 है तो 1/, ये हो जाएगा 60 माइनस बराबर कितनी, प्रतिबिंब अनंत पे बने तो v का मान है हो जाएगा हमारा अनंत माइनस 1/u, 1/ तो माइनस 1/60, 1/ अनंत, ये हमारा 0 के बराबर होगा तो माइनस 1/u के बराबर होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये u बराबर हो जाएगा, तुलना करेंगे तो u बराबर हमारा हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे वस्तु की दूरी जो होगी वो 60 सेंटीमीटर की दूरी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेट का सिद्धांत लिखिए, दिए गए परिपथ में मीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। देखिए व्हीटस्टोन सेट क्या होता है। व्हीटस्टोन सेट में हम 4 प्रतिरोधों को एक समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। 4 प्रतिरोधों को हम एक समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। इस तरह से हमारा चतुर्भुज बन जाता है। इसको हमने कह दिया P, ये हमारा हो गया Q, ये हमारा हो गया R, ये हमारा हो गया S। इसकी एक भुजा में हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। एक भुजा में हमारा गैल्वेनोमीटर लगा होता है और दूसरी भुजा में हम सेल लगा देते हैं। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं में हम प्रतिरोध अगर जोड़ दें, उसके एक विकर्ण में धारामापी जोड़ दें और दूसरे विकर्ण में अगर हम सेल जोड़ दें तो इस युक्त को हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेट का सिद्धांत। तो ये हमारा क्वेश्चन तो ये जो व्यवस्था है हमारी, ये व्हीटस्टोन सेट कहलाती है। अगर हमारा सेट संतुलनावस्था में है, सेट अगर संतुलनावस्था में है तो हमारा 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात अर्थात P/Q बराबर R/S के बराबर होता है। यही हमारा व्हीटस्टोन सेट का सिद्धांत होता है। अब क्वेश्चन देखिए, अब इस पे क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसमें एक सर्किट बना हुआ है, एक परिपथ बना हुआ है जिसमें हमारे प्रतिरोध लगे हुए हैं 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम। और ये तो ये व्हीटस्टोन सेट की व्यवस्था है। व्हीटस्टोन सेट की व्यवस्था में हमें 5 प्रतिरोध देखने चाहिए। तो इसमें हमारे ये प्रतिरोध, ये और ये एक व्हीटस्टोन सेट की व्यवस्था को बता रहा है। इस आगे वाले हम छोड़ देंगे, तो इसको हम चेक करेंगे। अगर संतुलनावस्था में हमारा सेतु है तो देखिए संलग्न भुजाओं का अनुपात ये होगा 20, संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होगा 20/20 बराबर, ये संलग्न भुजाएं 20, तो कुल मिला के ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं। काट देंगे तो 1 बराबर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये सेत हमारा संतुलित अवस्था में है। अब देखिए ये जो हमारे 10 ओम के जो ओम लगे हुए हैं सर्किट, ये हमारे प्रभावहीन हो जाएंगे। ये प्रभावहीन हो जाएंगे तो इस तरह से हमारे 20-20 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और ये भी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अब श्रेणी क्रम में ऊपर जोड़ देंगे तो 20-20, तो ये मिला के ये हमारा 60 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा 60 हो जाएगा और नीचे वाला सर्किट भी हमारा 60 का हो जाएगा। तो कुल मिला के इनका और इनका तुल्य प्रतिरोध हमारा 60-60 मिल जाएगा। अब ये 60 और 60 हमारे दोनों समांतर क्रम में होंगे। अब समांतर क्रम के लिए हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R इक्विवेलेंट, तो 2 के समांतर के लिए निकालेंगे तो हमारा फार्मूला होता है दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल। 2 के लिए हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 60 × 60 बटे 60 दूना 120, ये 0 से 0 कटा, 6 करना, 6 दूनी 12, 2 से काट दिया, ये हो गया 30। तो कुल मिला के हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो तुल्य प्रतिरोध है वो 30 आ गया, 30 ओम। तो हमारा सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 30 ओम होगा। अब हमारा इसमें जो वोल्टेज दिया हुआ है वो वोल्टेज हमारा है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया, 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट हो जाएगा। हमको ज्ञात करनी है धारा I बराबर।
अब देखिए ओम के नियम से V बराबर आई आर से हमारा I बराबर हो जाएगा V अपॉन R के बराबर हो जाएगा। V हमारा दिया है 60, R तुल्य प्रतिरोध हमारा आया 30, तो 60/30 काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा। कुल मिला के जो परिपथ में प्रवाहित धारा होगी वो 2 एम्पियर के बराबर होगी। परिपथ की धारा 2 एम्पियर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए स्क्रीन पे है, ये दिया हुआ है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र E बराबर 50 sin ओमेगा t माइनस x/c न्यूटन प्रति कूलम द्वारा दर्शाया गया है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद एवं 50 सेंटीमीटर लंबाई के बेलन में x अक्ष के अनुदिश ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित सवाल है। अब देखिए इससे संबंधित हम समीकरण अगर लिखते हैं तो E बराबर हमारा होता है E बराबर E0 sin ओमेगा t माइनस x/c। तुलना करेंगे, अगर हम दोनों की तुलना कर देते हैं तो हमको E0 का मान मालूम हो जाता है। E0 हमारा हो जाएगा 50, E0 हमारा 50 हो जाएगा। अब हम औसत ऊर्जा घनत्व निकाल लेंगे, औसत ऊर्जा घनत्व U बराबर हमारा हो जाएगा, U एवरेज बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये मान रख देंगे तो 1/2 E0 का मान होता 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ई हमारा हो जाएगा 50 निकला हुआ है, तो हो जाएगा हमारा 50 इंटू 50 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो 25 गुणे 50, 25 पंचे 125 और ये 0 हो गया, गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर -12, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम गुणा कर देंगे। अब देखिए पावर से हम एक पावर 0 से एक पावर हम काट सकते हैं तो 11 पावर बचेगी। तो ये हमारा 125 को 8.85 से गुणा करना है, तो हम 8.85 को गुणा कर देंगे 125 से, 125 से गुणा कर देंगे तो 25 के 5, 5 और 40, 2 42 के 2, 5 और 40 और 4 44, फिर 2 पंची 10, 2 पंची 10, 2 8 16 1 17, 2 8 16 1 17, फिर ये हो जाएगा 5 8 8 जोड़ देंगे तो 5 2 7 4 11, 11 5 16 के 6 1 हो जाएगा, 5 7 5 12, 12 8 20, 2 हो जाएंगे, 8 2 10 1 11 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा 1 2। तो ये हमारा जो मान आ जाएगा वो होगा 1106.25। ये हमारा औसत ऊर्जा घनत्व निकल आएगा। अब हमारा निकाल लेंगे बेलन का आयतन निकाल लेंगे। अब यहाँ निकाल लेंगे बेलन का आयतन V बराबर निकाल लेंगे, ये A इंटू एल के बराबर होता है। A का मान हमारा दिया है, एरिया हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड यूनिट सेंटीमीटर दिया, मीटर कर देंगे तो मीटर के लिए हो जाएगा 10 की पावर -4 गुणे लेंथ हमारी दी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर मीटर में लेंगे तो -2 हो जाएगी। अब देखिए 2 0 से हमारी 2 पावर कट जाएगी, तो ये मान हमारा हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -4। तो हमारा बेलन का आयतन आ गया, औसत ऊर्जा घनत्व आ गया। अब कह रहा है बेलन की लंबाई में या सच के अनुदिश ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बेलन में संचित ऊर्जा हम निकाल लेंगे, बेलन की संचित ऊर्जा निकाल लेंगे। तो बेलन की संचित ऊर्जा जो होगी हमारी, बेलन में संचित ऊर्जा तो बेलन की संचित ऊर्जा बराबर हो जाएगी औसत ऊर्जा घनत्व इंटू वॉल्यूम। औसत ऊर्जा घनत्व हमारा आया 1106.25 गुणे
वॉल्यूम आ गया हमारा 5 गुणे 10 की पावर -4, और ये पावर में भी ये 10 की पावर -11 और है, तो 10 की पावर -11 इसके साथ है, तो ये हमारा इतना हो गया। अब इसको हम 5 से गुणा करा देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, 1 हाथ आया, 5 छक्का 30 और 1 31 के 31 आगे 0 31 हो जाएगा, 1 पंचे 5 हो गया, 1 पंचे 5 और गुणे ये हमारा हो गया 10 की पावर 11 4 15 -15 हो गया, 15 के हो गया, 2 अंक बाद दशमलव, 1 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब देखिए दशमलव जब भी होता है, पावर होती है, तो हमेशा एक अंक, एक अशून्य अंक ही लेफ्ट में होना चाहिए, इसलिए दशमलव को यहाँ लाएंगे तो 1 2 3 अंक खिसकाएंगे, इसलिए 3 पावर कम हो जाएगी, तो ये मान हो जाएगा 5.53 गुणे 10 की पावर -12, ये हमारी ऊर्जा हो जाएगी, इतने जूल हमारी हो जाएगी ऊर्जा ये। अगला क्वेश्चन है एक न्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन क्रमशः 125 1.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो निम्नलिखित अपक्रिया में Q का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये हमारी समीकरण दी है, ये समीकरण हमारी है 1H2 + 1H2 बराबर 1 हीलियम बना रहा है 2He4 और प्लस Q ऊर्जा निकल रही है। अब इसमें पर न्यूक्लियन ऊर्जा हमको दी हुई है, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन क्रमशः ड्यूट्रॉन की, तो ये ड्यूट्रॉन की दी है और अल्फा कण की दी है, तो ड्यूट्रॉन की दी है, इसलिए हम अभिकारक की कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो अभिकारक की कुल ऊर्जा, अभिकारक की कुल ऊर्जा, चलिए इसको हम EI कह देते हैं, EI बराबर, अब देखिए प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा दी है 1.25। अब पहले ड्यूट्रॉन में पहला ड्यूट्रॉन हमारा है, तो इसमें 2 अवयवी कण है, एक अवयवी कण की 1.25 दी है, तो इसके साथ 2 हैं। अवयवी कण का मतलब होता है, न्यूक्लियन मतलब होता है एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, लेकिन जो ड्यूट्रॉन का नाभिक है उसमें एक प्रोटॉन भी है एक न्यूट्रॉन भी है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर इसको 2 से गुणा करेंगे तो दोनों की ऊर्जा हो जाएगी, प्लस एक न्यूट्रॉन की ऊर्जा हो गई, दूसरे की निकालेंगे तो दूसरे की भी इतनी हो जाएगी 1.25, और इसमें भी 2 अवयवी कण है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसलिए इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.50, ये भी हमारा 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.50, कुल मिला के जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमारी अपकारक की हो जाएगी। फिर हमारा उत्पाद में हीलियम बना रहा है, तो उत्पाद की ऊर्जा हमारी हो जाएगी, उत्पाद की ऊर्जा बराबर ये फाइनल कह दीजिए, ये फाइनल जो हमारा हो जाएगा। अब देखें प्रति न्यूक्लियन, तो प्रति न्यूक्लियन हमारी बंधन ऊर्जा दी है 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जो हमारा हीलियम है उस हीलियम में हमारे 4 न्यूक्लियन हैं, एक न्यूक्लियन की दी है और इसमें 4 न्यूक्लियन है, इसलिए इसको 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 के 6 हाथ है 1, 7 चौक 28 1 29, तो हो जाएगा 29.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारा जो Q की जो ऊर्जा होगी, ये Q की ऊर्जा बराबर ये हो जाएगी। अब ये उत्पाद की ऊर्जा हमारी ज़्यादा है, अपकारक की कम है, इसलिए उत्पाद की ऊर्जा से अपकारक की ऊर्जा को घटा देंगे, इसलिए 29.6 से हम माइनस कर देंगे 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो इस तरह से ये हमारा मान हो जाएगा 0.6 और 9 से 5 गया बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 24.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार हमारे जो Q ऊर्जा जो मुक्त होगी वो होगी 24.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगी।